Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat online classes. Today I'm going to discuss about neurological disorder that is delirium. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start from its definition. Delirium is an acute organic mental disorder characterized by impairment of consciousness, disorientations and disturbance in perception and restlessness. डिलीरियम इज़ एन एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मेनली पेशेंट की जो कॉन्शियस लेवल है, मीन्स उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, अलर्टनेस है उसकी, कॉन्शियस को हम अलर्ट भी बोल सकते हैं कि पेशेंट अपने बारे में कितना अलर्ट है, कितना अपने बारे में जानता है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। उसका जो कॉन्शियस लेवल है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिसऑरिएंटेशन हो जाएगा, टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में वो डिसऑरिएंटेड हो जाएगा। डिस्टर्बेंसेस इन परसेप्शन, किसी को परसीव करने की उसकी जो पार है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और रेस्टलेसनेस हो जाएगा इसमें पेशेंट की, मीन्स प्रॉपरली रेस्ट नहीं आएगी पेशेंट को, जैसे स्लीप नहीं कर पाएगा पेशेंट प्रॉपरली। तो ये जितनी भी कंडीशन है इसको बोलते हैं कि पेशेंट को डिलीरियम हुआ है, मीन्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है पेशेंट को। अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी के बारे में। द फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर इज वस्कुलर। अगर पेशेंट को कोई वस्कुलर डिसीज है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या होती है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, पहले से कोई प्रीवियसली डिसऑर्डर है, तो उसके साथ भी पेशेंट को डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। एंसेफ्लोपैथी, किसी को अगर ब्रेन की डिसीज़ है, जैसे कि ब्रेन का साइज इंक्रीज है, जहाँ कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है, तो ब्रेन की डिसीज़ के साथ एंसेफ्लोपैथी के साथ भी डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेशेंट को परसेप्शन, रेस्टलेसनेस, डिसऑरिएंटेशन हो सकती है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, अगर किसी को इंटरनली ब्लीडिंग हुई है, जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ पेशेंट के इंटरनल क्रेनियल में, मींस इंट्राक्रेनियल में हैमरेज हुआ हो, ब्लीडिंग हुई हो, उसके कारण भी पेशेंट को डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इज इन्फेक्शन अंडर दिस एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड मेनिंजाइटिस, इसके कारण भी पेशेंट को परसेप्शन डिसऑर्डर हो सकता है, परसेप्शनल प्रॉब्लम हो सकती है, परसेप्शन डिस्टर्ब हो सकती है, डिसऑरिएंटेशन हो सकती है, और कॉन्शियस लेवल जो अल्टर हो सकता है पेशेंट का। न्यूप्लास्टिक के कारण भी डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूप्लास्टिक क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू इन द बॉडी। स्पेस ऑक्यूपाई लीजन्स वगैरह हो तो उसके साथ भी डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। इंटॉक्सिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से अल्कोहल का यूजेस कर रहा है, उसके कारण भी अगर वो विड्रॉल करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीरियम की। ट्रोमेटिक क्या होता है, सबड्यूरल ब्लड बिटवीन ब्रेन और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, इसके कारण भी पेशेंट को डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, हेमाटोमा, कंट्यूजन, लेसरेशन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हीट स्ट्रोक हुआ हो, जैसे कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज़, ब्रेन के टिश्यूज़ को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना मिले तो उसके कारण भी पेशेंट को डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेशेंट अलर्ट नहीं रहेगा इसमें, अपने टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में डिसऑरिएंटेड हो सकता है इसमें। विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीरियम की, जैसे स्पेसिफिक जो विटामिन्स है इसमें थायामाइन, अगर थायामाइन की डेफिशिएंसी हो तो उसके कारण भी डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। सेवंथ इज एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक। एंडोक्राइन, अगर मेटाबॉलिक कंडीशन कोई किसी की डिस्टर्ब हो तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इसके अंदर जैसे कि डायबिटिक, कोमा, स्ट्रोक की कंडीशन हो, यूरीमिया हो, मैक्सिडिमा होता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म हो, जैसे कि कह सकते हैं कि द थायराइड का लेवल अगर हाई हो या लो हो, उसके कारण भी डिलीरियम की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। हिपैटिक फेलियर, अगर उसका लिवर जो है, हिपैटिक रिलेटेड टू लिवर, अगर उसका लिवर में फेलियर हो गया, उसका फंक्शनिंग फेलियर हो गया, तो उसके कारण भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट ठीक ना हो, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली ना हो, तो उसके कारण भी डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है।
मेटल, हैवी मेटल जैसे कि लेड, मैग्नीज, मर्करी, इसके साथ भी किसी टॉक्सिक के साथ भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीरियम की। नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर इज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अंडर दिस एनीमिया, पल्मोनरी और कार्डियक फेलियर, इसके कारण भी पेशेंट को डिलीरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द etiological factor of the delirium. Next I am going to start clinical features and finding of the delirium. First clinical manifestation is impairment of consciousness. इसमें क्या होगा, डिलीरियम वाला जो पेशेंट होता है उसका कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। मीन्स उसका जो कह सकते हैं कि उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो क्लाउडी हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, प्रॉपरली उसको पहचान नहीं आएगी किसी के बारे में। रेंजिंग फ्रॉम ड्रॉजीनेस टू स्टूपर एंड कोमा। इसमें पेशेंट की जो इम्पेयरमेंट होती है कॉन्शियस लेवल की वो ड्रॉजी से स्टार्ट होगी। मीन्स जैसे कि उसको चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब याद रहेगा। उसके बाद वो स्टूपर में भी जा सकता है। स्टूपर होता है कि नियरली अनकॉन्शियसनेस, एंड बाद में कोमा में भी जा सकता है। इसमें पेशेंट लास्ट कंडीशन कोमा में जा सकता है, उसमें पेशेंट बिल्कुल भी डिसऑरिएंटेड हो सकता है। सेकेंड इज इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन। पेशेंट की इसमें अटेंशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फर्स्ट हमने रीड किया था कॉन्शियसनेस, उसका जो कॉन्शियसनेस है, अलर्टनेस उसकी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड इज अटेंशन, डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग फोकस एंड सस्टेनिंग। इसमें क्या है कि पेशेंट की एक जगह पर अटेंशन नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल जब हम पेशेंट से कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे किसी के बारे में, तो वो उस पर अटेंशन नहीं देगा, वो दूसरी बात पे चला जाएगा। मीन्स एक बात पर फोकस नहीं करेगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट इज परसेप्शनल डिस्टर्बेंस। पेशेंट की परसीव करने की जो पावर होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के पेशेंट को सिम्टम शो होंगे। हेल्यूसिनेशन में होता है कि पेशेंट को जैसे आवाज़ सुनाई देगी, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होगा। इल्यूजन में हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को जो सामने कोई थिंग्स होगी वो उसको, जैसे एक फॉर एग्जांपल की रोप पड़ी होगी तो उसको ऐसे लगेगा कि वो रोप नहीं है, स्नेक है, उसको ऐसे परसेप्शन होगी। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन। पेशेंट की कॉग्निशन में क्या क्या डिस्टर्बेंस होगी वो हम रीड करेंगे इसमें। इम्पेयरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, इम्पेयरमेंट ऑफ रिसेंट। इसमें क्या होगा कि पेशेंट की जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो जाएगी। एंड इंक्रीज रिएक्शन टाइम, पेशेंट का रिएक्शन का टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट से बात करेंगे जहाँ उसके बारे में हम कुछ पूछेंगे, उसकी रिसेंट मेमोरी में हम पूछ सकते हैं कि पेशेंट ने रात में क्या खाया। इमीडिएट में पूछ सकते हैं कि पेशेंट ने अब क्या खाया। और पेशेंट की जो रिमोट मेमोरी है उसमें हम पेशेंट से बात कर सकते हैं उसके चाइल्डहुड के बारे में। अगर पेशेंट उसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमें रिस्पांस देता है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट का जो रिएक्शन टाइम है वो इंक्रीज़ हुआ है। मीन्स पेशेंट को एकदम से कोई आंसर नहीं आ रहा है। पेशेंट का जो कॉग्निशन पावर होती है वो पेशेंट की डिस्टर्ब हुई है इसमें। देन साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, साइको मीन्स रिलेटेड टू माइंड, मोटर मीन्स एक्टिविटी। उसकी एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। मीन्स जहाँ तो पेशेंट बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेगा, हम कोई भी उसको एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे, कमांड करेंगे, वो एक्टिविटी नहीं करेगा, बिल्कुल स्टूपर जा हो जाएगा। हाइपर एक्टिविटी में क्या है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, किसी को जैसे हार्म भी कर सकता है इस कंडीशन में पेशेंट। और फक्वेशन की कंडीशन भी हो सकती है कि पेशेंट इसमें बिल्कुल एग्जॉस्ट भी हो सकता है। एग्जॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट अगर फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करेगा तो उसके साथ पेशेंट एग्जॉस्ट हो सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, इसमें क्या होगा कि पेशेंट को इंसोम्निया की कंडीशन हो सकती है। मीन्स लैक ऑफ स्लीप, ड्रॉजीनेस हो सकता है। उसकी जो डिस्टर्बेंस जो हो सकती है उसकी स्लीप प्रॉपरली नहीं होगी। नेक्स्ट इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, पेशेंट का जो इमोशनल लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, काफ़ी डिप्रेस्ड रह सकता है। इस कंडीशन में एंजाइटी हो सकती है, पेशेंट को काफ़ी रेस्टलेसनेस हो सकती है। फियर, इरिटेबिलिटी होगी। यूफोरिया होगा। यूफोरिया क्या होता है? फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट, कि पेशेंट को किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाएगी। एपैथी क्या होती है? लैक ऑफ एनी रिस्पॉन्स।
नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब कोई डिलीरियम के साथ हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट का प्रीवियसली डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई, ब्रेन इंजरी के साथ कंट्यूजन हेमाटोमा की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो हम प्रॉपरली देखेंगे। हिस्ट्री में हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट के, जो जीन्स के थ्रू या क्रोमोसोमल इफेक्ट तो नहीं है, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसके ब्रेन में, ये हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का प्रॉपरली। हम उसमें देख सकते हैं कि पेशेंट के हेड ट्रॉमा, कोई ब्रेन इंजरी के साथ पेशेंट के कंट्यूजन हेमाटोमा तो नहीं हुई या डिस्कलरेशन तो नहीं हुई स्किन पे। नेक्स्ट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का प्रॉपरली हम कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट की प्रॉपरली इंटरव्यू ले सकते हैं, पेशेंट का कम्युनिकेशन लेवल चेक कर सकते हैं, जजमेंट चेक कर सकते हैं, पेशेंट की मेमोरी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन फुल ऑफ दी जो मेंटली पावर होती है पेशेंट की, वो हम इसमें असेस करेंगे। पेशेंट की GCS करेंगे, पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल करेंगे। इसमें हम पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स प्लस मोटर रिस्पॉन्स एंड आइरिस मूवमेंट को चेक करते हैं इसमें पेशेंट का। अगर इसमें पूरी स्कोरिंग हो 15 या 15 से नियरली हो तो पेशेंट का GCS नॉर्मल है कह सकते हैं। हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, ESR एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट चेक करेंगे, CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे। इसमें पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे ताकि कोई कल्चर में प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो पेशेंट में। मेमोरी टेस्ट करेंगे, इसमें रीसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी चेक करेंगे पेशेंट की। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे उसमें, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी करवाएंगे इसमें पेशेंट की। ब्रेन बायोप्सी करवाएंगे, इसमें एक सैंपल लेते हैं, सैंपल को कलेक्ट करके उसको कल्चर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को कोई न्यू प्लाज्म की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मीन्स कैंसर सेल्स तो नहीं उसमें फॉर्म हुए उसके ब्रेन में, टिश्यूज में। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। इसमें हम पेशेंट की जो हाइपोग्लासीमिया की प्रॉब्लम, जहाँ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम पेशेंट को IV दे सकते हैं। डेक्सट्रोज IV देंगे। इसमें उसकी अमाउंट कितनी होगी, 50% डेक्सट्रोज देंगे और 50 mg प्रोवाइड कर सकते हैं हाइपोक्सिया में और हाइपोग्लासीमिया में। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को डेफिशिएंसी है थायामाइन की, उसमें पेशेंट को विटामिन B जो है प्रोवाइड कर सकते हैं 100 mg। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ है, तो उसके लिए हम पेशेंट को IV फ्लूइड रश कर सकते हैं स्लोली, जैसे भी पेशेंट की जो कंडीशन है उसके लिए हम पेशेंट को वैसे ही फ्लूइड ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिम्टोमेटिक मेजर्स में, इसमें हम पेशेंट को बेंजोडाइजेपाम देंगे 10 mg डाइजेपाम और 2 mg लोरेंजेपाम। नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे, इसमें हम पेशेंट को हेलोपेरिडोल दे सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज क्लोरोप्रोजाइन IM दे सकते हैं पेशेंट को, इंट्रामस्कुलर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, साइकेट्रिक मैनेजमेंट, एडमिट द पेशेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। इसमें हम डिलीरियम वाला पेशेंट को साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट करेंगे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, GCS करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल करेंगे, इसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद हम पेशेंट का प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें ब्लड सैंपलिंग करेंगे, यूरिन सैंपल करेंगे, CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे इसमें पेशेंट के हेड की, स्कल की, ताकि हमें पता चल सके इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, क्यों पेशेंट को डिलीरियम की प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट अंडर दिस इंटरवेंशन। हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे इसमें पेशेंट को, एडमिट इन साइकेट्रिक वार्ड, कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करेंगे। इसमें पेशेंट को रिस्टेन कर सकते हैं अगर पेशेंट को नीड है इसकी, जैसे कि पेशेंट कई बार रेस्टलेस हो सकता है, जो उसकी एक्टिविटी है वो हाइपर हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी करेगा तो उसके साथ पेशेंट को रिस्टेन भी कर सकते हैं, फिजिकल रिस्टेन कर सकते हैं। वाइटल साइन पेशेंट के टाइम दे टाइम हम चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक नीड। थेराप्यूटिक नीड में हम क्या करेंगे कि जो 6 राइट्स होते हैं उसको हम अपने माइंड में रखेंगे कि पेशेंट को कैसे मेडिसिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे जो मेडिसिन के राइट्स होते हैं वो कैसे हम फॉलो करेंगे, इसको हम अपने माइंड में रखेंगे हम।
when we give oral medicine to the patient, see the whether patient swallow and medicine or not। अगर हम पेशेंट को कोई मेडिसिन दें, टैबलेट दें खाने के लिए, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि पेशेंट जो मेडिसिन खाई है उसने या नहीं खाई। इसको हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। अगर पेशेंट हमारे कहने पर मेडिसिन नहीं ले रहा, तो हम उसकी जो एंट्री है वो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ताकि पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑब्जर्व फॉर एनी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे। एलिवेटिंग पेशेंट फियर एंड एंजाइटी, पेशेंट के फियर और एंजाइटी को ठीक करने के लिए हम पेशेंट के जो मिस इंटरप्रिटेंट परसेप्शंस होती हैं वो रिमूव कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हम जो उसका रूम है नाइट टाइम उसका वेल लाइटनिंग कर सकते हैं, ताकि पेशेंट उसमें फॉल ना हो जाए, गिर ना जाए। इसलिए हम पेशेंट की फियर और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट का जो रूम है वो वैसे वेल लाइटनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग द फिजिकल नीड ऑफ द पेशेंट। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट। इनटेक आउटपुट चार्ट में हम देखेंगे कि पेशेंट ने मॉर्निंग से लेके मीन्स जब पेशेंट जब बेड से उठा था तो उसके बाद पेशेंट ने क्या खाया क्या पिया, उसमें हम इनटेक की एंट्री करेंगे, और पेशेंट ने आउटपुट कितनी की, एलिमिनेट कितना किया, उसकी हम प्रॉपरली एंट्री करेंगे। तो इसके साथ हम पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देख सकते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट इज वाइटल साइन। वाइटल साइन में देखेंगे कि पेशेंट का जो टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन रेट कैसा है, ये हम सारा वाइटल साइन में चेक करेंगे। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जो साइड बाय साइड हम चेक करेंगे। अगर पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर हाई है तो उसके साथ हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन करेंगे, पेशेंट को प्रॉपरली फैसिलिटेट करेंगे, उसके रूम के बारे में, वॉशरूम के बारे में हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन गुड रखेंगे, जैसे कि IPR रखेंगे गुड, तो उसके साथ पेशेंट अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकता है। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक delirium. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.